नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, किसी को भी हमारे लोकतंत्र, संस्थाओं और संसद की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बहरीन के अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लगाई फटकार। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद निर्यात करने वाला देश। अमेरिका में एक हफ्ते में बंद हुआ दूसरा बैंक। एसवीबी के बाद अब बंद हुआ सिग्नेचर बैंक। ग्राहकों में बढ़ी बेचैनी। खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में नरमी के चलते खुदरा महंगाई दर घटकर 6.44% हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा, देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष 2022-23 में $750 अरब को पार करने का अनुमान। और FIH प्रो लीग 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हराकर पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन की हासिल। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। किसी को भी हमारे लोकतंत्र, संस्थाओं और संसद की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में की गई लोकतंत्र पर हमले वाली टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। वो संसद भवन परिसर में IRS अधिकारी प्रशिक्षुओं के 76वें बैच को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का उदय अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज निवेश और विकास के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशक के अंत तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से चुनौतियों का सामना करने का भी आह्वान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और अवरोध के कारण सदन की बैठक पूरे दिन बाधित रही। सोमवार सुबह बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए विपक्षी नेता को सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। सदन के नेता की बात का कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की परंपराओं का हवाला दिया और कहा कि उच्च सदन में अन्य सदन के किसी सदस्य के बयान पर चर्चा नहीं हो सकती है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन के नेता ने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया। इसके बाद पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए गए बयान और कुछ अन्य विषयों को लेकर लोकसभा में भी सोमवार को गतिरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी सदन को दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रहकर दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक प्रकट किया। इसके बाद बीजेपी के कई सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग की। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य दूसरे मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने और सभी को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देने की बात कही। गतिरोध थमता नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी अवरोध जारी रहा और कार्यवाही मंगलवार सुबह यानी आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्यसूची में अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है।
साथ ही राज्य क्षेत्र के साल 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी आज की कार्यसूची में शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगे 2022-23 को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखेंगी। वित्त मंत्री साल 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों व्यय साल 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया PGIMER चंडीगढ़ के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आतंकियों का निर्यातक करार दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सस्मित पात्रा ने अपने भाषण में कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करके इस मंच का एक बार फिर दुरुपयोग किया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह का उल्लेख पूरी तरह अस्वीकार्य है। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 3 दिवसीय योग महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया। योग महोत्सव 2023 के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। 3 दिवसीय योग महोत्सव 13-14 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में और 15 मार्च को दिल्ली में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता मिलने के बाद 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। इसके अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के G20 के आदर्श सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के तहत बड़े वैश्विक समुदाय से जुड़ने का है। योग महोत्सव 2023 में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी कॉरपोरेट घरानों से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपने परिसरों में योग कक्ष स्थापित करें। इस अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में बात की कि कैसे योग के प्रचार और इसकी व्यापक स्वीकृति से भारत को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण उद्योग में अग्रणी बनाया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर में योग प्रकोष्ठ की स्थापना करने से वहां काम करने वाले कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक शक्ति के खेल पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता एक लंबी दौड़ की तरह है। दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक संबोधन में एडमिरल आर हरिकुमार ने इंडो पैसिफिक में बढ़ती राजनीतिक हलचल पर बात की और कहा कि क्षेत्र में दुनिया की कुछ ऐसी शक्तियां भी अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। इसके चलते पश्चिम और चीन के बीच हथियारों की होड़ पैदा हो गई है। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत के समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। The India Startup Story. Powerful ideas,
dynamic solutions, innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। पूर्वोत्तर में तीनों राज्यों में सरकार बनने के बाद तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, साथ ही उन्हें कुछ उपहार भी दिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोक सेवकों को बेहतर के लिए बदलाव की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 124वें प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को समलैंगिक विवाह का मामला सुनेगा। उत्तर प्रदेश में राजमार्गों से उन्नति की नई राह बनाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे पहले सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच बैठक भी हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। हरियाणा की मंडियों से सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद 15 मार्च से शुरू की जाएगी। राज्य की उत्पादक मंडियों में सरसों के दाम MSP से नीचे आ गए हैं, जिस कारण सरसों की खरीद तय समय से पहले शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सरकारी संस्थाओं को बंद करने और अन्य मामलों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट 17 मार्च को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 का ये बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। राज्य की 14वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा और परिषद का संयुक्त सत्र आज सुबह 10 बजे शुरू होगा और राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। शोक प्रस्ताव 15 मार्च को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ 2023-24 का बजट 15 या 16 मार्च को पेश कर सकते हैं। सत्र 13 कार्य दिवसों तक चलेगा। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। सब्सिडी देने के लिए कम लोड की शर्त लागू करने का कोई विचार नहीं है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020 में दी गई सलाह नियम का उल्लंघन था, इसलिए उसने इसे 6 जनवरी को वापस ले लिया है। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर के पुराने परिक्रमा मार्ग को 4 लेन सड़क में तब्दील कर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। हर साल दीपावली के अवसर पर लाखों श्रद्धालु इस मार्ग से परिक्रमा करते हैं। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है, ऐसे में भविष्य में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। हिंद प्रशांत इलाके में चीन पर लगाम कसने के लिए और अपने नौसैन्य बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में निर्मित परमाणु हथियारों से संपन्न पनडुब्बियों को खरीदेगा। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान की। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय सैन डिएगो की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने अपने करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। 3 देशों की इस साझेदारी को ऑस्ट्रेलिया यूके अमेरिका यानी कि AUKUS के रूप में जाना जाता है। बाइडेन
सैन डिएगो, कैलिफोर्निया और नेवाडा की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। And I think that it's going to be a game changer in my view. And I think that coupled with the Quad, which we're both part of, including Japan and India, that we have an ability to expand the maritime domain of democracies and some peace, stability, and some security. I think that's important. Australia for the Quad meeting in May. I'm sure it will be a very successful visit. ब्रिटेन सरकार ने संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की। ये ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों की प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। ब्रिटिश सरकार का अब मानना है कि हिंद प्रशांत अब केवल झुकाव नहीं बल्कि ब्रिटेन की विदेश नीति का एक स्थायी स्तंभ है और ब्रिटेन भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार का समर्थन करेगी और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी का स्थायी सदस्यों के रूप में स्वागत करेगी। उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अमेरिका समेत कई देशों के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी लगातार वो मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने एक पनडुब्बी से 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। केसीएनए के मुताबिक अंडर वाटर लॉन्चिंग ड्रिल में पूर्वी सागर में क्योंगफो खाड़ी के पानी में मिसाइलों को योंगगंग से दागा गया। ड्रिल में हथियार प्रणाली की विश्वसनीयता की पुष्टि हुई है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और बैंक पर रेगुलेटर्स ने ताला लगा दिया है। धराशायी होते बैंकों में सिलिकॉन वैली के बाद सिग्नेचर बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक था। महज एक सप्ताह के अंदर 2 बैंकों का बिखर जाना किसी भी देश के लिए काफी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए काफी है। इसे आर्थिक मंदी की शुरुआत के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 2008 की मंदी भी बैंक के क्रैश होने के बाद ही देखने को मिली थी। हालांकि अमेरिकी अथॉरिटीज ने बताया कि वे सिलिकॉन वैली बैंक में जमाकर्ताओं का पैसा बचाने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं। इजरायली संसद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिए उन पर लगे भ्रष्टाचार की जांच को और कठिन बनाएगा, जिससे निकलना बेंजामिन के लिए मुश्किल होगा। सांसदों ने बिल पर देर रात के वोट के दौरान अपनी स्वीकृति दी। इस विधेयक के जरिए सदन को किसी को भी शारीरिक या मानसिक कारणों से शासन करने के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का भी दौर लगातार चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोकिया के सीईओ के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं और समाज के कल्याण के लिए इसका लाभ उठाने पर चर्चा हुई। नोकिया के सीईओ ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना और उनके साथ इस बात पर चर्चा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है कि नोकिया भारत की 5G यात्रा और डिजिटल बदलाव के अगले चरण में कैसे योगदान दे रहा है और कंपनी भारत की 6G महत्वाकांक्षाओं को कैसे समर्थन देने का इरादा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोकिया के सीईओ को ट्वीट करते हुए इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं और समाज के कल्याण के लिए इसका लाभ उठाने पर चर्चा हुई। खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में नरमी के बीच खुदरा महंगाई दर फरवरी में मामूली घटकर 6.44% पर रही। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 6.52%, जबकि फरवरी 2022 में 6.07% थी।
खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर फरवरी में घटकर 5.95% रही, जो जनवरी के 6% से कम है। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़कर खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर रही है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 6.5% रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष 2022-23 में $750 अरब को पार करने की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल देश का निर्यात $676 अरब के अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII साझेदारी शिखर सम्मेलन में ये बात कही। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर $369.25 अरब रहा। ये पिछले साल की समान अवधि में $340.28 अरब रहा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि दवाओं के ऑनलाइन व्यापार यानी ई-फार्मेसी पर प्रतिबंध लग सकता है। ई-फार्मेसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह ने भी इसका समर्थन किया है। पिछले महीने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में नियमों का उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 कंपनियों को नोटिस दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ई-फार्मेसी को नियंत्रण में लाने की कवायद चल रही है। इसके लिए नए विधेयक पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं मंत्री समूह ने ई-फार्मेसी पर प्रतिबंध लगाने का पक्ष रखा है। समूह का मानना है कि इससे डाटा गोपनीयता, बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाओं की बिक्री और मनमानी कीमत को बढ़ावा मिल रहा है। ये बहुत जोखिम भरा है और इसकी वजह से खुदरा बाजार कमजोर पड़ रहा है। ई-फार्मेसी दवाओं से संबंधित डाटा एकत्र कर सकती है, जो रोगी सुरक्षा से जुड़े जोखिम को बढ़ाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पात्र पेंशन भोगी ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए अब 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए इस योजना की अंतिम तिथि पहले 3 मार्च 2023 थी। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अब कर्मियों और नियोक्ताओं के संघ चेयरमैन की मांग पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ऐसे कर्मियों से आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 मई 2023 करने का निर्णय लिया है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। FIH प्रो लीग 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने सोमवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम में विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। भारत की जर्मनी के खिलाफ 3 दिन में ये दूसरी जीत है और इस जीत की बदौलत हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम 7 मैच में 17 अंक के साथ पॉइंट टेबल के शीर्ष पर पहुंच गई है। स्पेन के भी 17 अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल अंतर के साथ भारत टॉप पर है। भारत के लिए अभिषेक और सेल्वम कार्ती ने 2-2 गोल दागे, जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत ने किया, जिससे भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 14 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 14 मार्च साल 1879 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के वर्टेमबर्ग में हुआ। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता और सामान्य आपेक्षता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। इन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। साल 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोषित किया। भारतीय महान गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। साल 1921 में उन्हें सैद्धांतिकी भौतिकी में विशेषकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 14 मार्च साल 2018 को स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ। वो एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना।
हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे। इसके बावजूद उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर माना जाता है।